वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेज वी हैव द टॉपिक सीरम सिकनेस। ऑलराइट, सीरम सिकनेस क्या है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। सो व्हाट इज सीरम सिकनेस? Okay, let me know. Serum sickness is an immune reaction triggered by a foreign protein entering the body, historically associated with anti-sera derived from animals. While its occurrence has decreased with modern medicine, it still poses risk when exposed to certain drugs and biologics. This condition presents with diverse symptoms because it affects multiple organ system, making recognition critical to prevent complication. Understanding its background, causes, and manifestation help clinicians provide timely, effective care. ऑलराइट, सो सीरम सिकनेस क्या है? सीरम सिकनेस इज एन इम्यून रिएक्शन। सीरम सिकनेस आपका टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी एक इम्यून रिएक्शन होता है जो कि आपका ट्रिगर करता है कोई भी आपकी बॉडीज के अंदर जो है आपके फॉरेन प्रोटीन्स आपके जो है वो एंटर करते हैं। स्पेशली आपका ह्यूमन जो एनिमल्स की आपकी एंटीसीरा आती है वो आपकी बॉडी के अंदर होती है, आपकी कोई ऑफेंडिंग ड्रग होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, आपके ब्लड में आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करती है, तब आपको इस टाइप की जो डिसीज है सीरम सिकनेस है वो आपको होता है। हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकली यदि देखा जाए काफी समय से पहले से जब जो आपकी एंटीसीरा आती थी जो कि ड्रिवन होती थी, आपकी ड्राइव होती थी एनिमल से, और जब वो आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड में आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करती थी। ऑलराइट, सो ऑक्यूरेंस हैज डिक्रीज विद द मॉडर्न मेडिसिन। अब जो मॉडर्न मेडिसिन में इसका जो ऑक्यूरेंस है थोड़ा सा डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता था। इट स्टिल, और फिर भी ये अभी प्रेजेंट है, फिर भी हमको देखने को मिलता है इसकी जो रिस्क है वो एक्सपोज टू सर्टन ड्रग एंड बायोलॉजिक्स में, कुछ सर्टन ड्रग्स में एंड बायोलॉजिक्स में आपको देखने को मिल जाती है। दिस कंडीशन प्रेजेंट विद डाइवर्स सिम्टम। ये जो कंडीशन है आपको डिफरेंट डाइवर्स में आपको देखने को मिल जाती है। डाइवर्स सिम्टम्स जिसमें आपको देखने को मिलते हैं, ये आपकी अफेक्ट करती है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को। एंड इसके अलावा आपका रिकॉग्निशन क्रिटिकल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं क्रिटिकली। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स बैकग्राउंड कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन हेल्प क्लिनिशियंस प्रोवाइड टाइमली इफेक्टिव केयर। ऑलराइट, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके कॉजेज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी का, ये सारी चीज़ें यदि हम समझेंगे तो हम इसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं और टाइमली हम इसमें इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, तो होप यू अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड इज द कॉजेस ऑफ सीरम सिकनेस। अब सीरम सिकनेस के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, किस किस कारण से आपको सीरम सिकनेस हो सकती है। तो फर्स्ट इज द एनिमल ड्राइव एंटीसीरा। एनिमल ड्राइव आप एंटीसीरा ले रहे हैं, ऐसी एंटीसीरा जो कि आपके एनिमल्स से बनी हुई है, एनिमल्स के सम प्रोडक्ट से बनी हुई है, लाइक हिस्टोरिकली ज़्यादा हमको देखने को मिलता था। और सीरम सिकनेस वाज linked to antisera used for the disease like diphtheria and tetanus, which introduce animals protein into humans. alright, तो इसमें क्या होता था, जो पहले की जो एंटीसीरा मेडिसिन जो सीरम होती थी, सॉरी एंटीसीरा जो आती थी जिनका हम यूज करते थे, लाइक आपका डिसीज हो गया, डिप्थेरिया हो गया, टिटनेस हो गया ना, इसके लिए हम यूज करते थे। और जैसे हम इसमें क्या होता था, विच इंट्रोड्यूस एनिमल प्रोटीन, जिसमें क्या होता था एनिमल का प्रोटीन्स होता था, वो हम क्या करते थे ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करते थे। तो वो प्रोटीन क्या होता था, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है, तो उससे आकर के वो चिपक जाता था, और जब चिपक जाता था तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था, ब्लड के आपके सर्कुलेशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर आपका कॉज होता था। ऑलराइट, इसके अलावा दिस इज द हाइपर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, जिसमें एंटीबॉडी एंटीबॉडीज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और समटाइम आपका इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है आपकी ब्लड वेसल्स में, और आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, फ्लूइड है, वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। इसमें आपका आईजीजी है, आईजीएम आपका एंटीबॉडीज है,
वो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और सर्कुलेशन में आपका कॉम्प्लेक्सेस होता है, सर्कुलेशन में डिफिकल्टी होती है और दिस कॉम्प्लेक्सेस आर डिपोजिट इन और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है आपस में मिलकर के, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, आपकी वेन्स है, उनके वहां पर अटैच हो जाते हैं, वहां पर चिपक जाते हैं और आपका स्मॉल वॉल्स ऑफ लाइक आपका ब्लड वेसल्स हो गया और किडनी एंड स्पेशली आपके ज्वाइंट पर, तो आपको ज्वाइंट पेन होना, नेफ्राइटिस होना, राइट, इस तरीके के आपको सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। राइट, नेक्स्ट आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मीन्स की मेडिकेशन लाइक आपका इन्फ्लिजिमेब आपकी मेडिकेशन आती है, आपका रितुजिमेब आती है, जो कि आपको कॉज करती है आपके सीरम सिकनेस को इन अबाउट 1 to 5% ऑफ द पेशेंट ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। राइट, तो 1 to 5% में आपको सीरम सिकनेस का कॉज करती है प्रोटीन, दिस सीरम सिकनेस इन अबाउट 1 to 5% ऑफ पेशेंट ड्यू टू किसकी वजह से, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने की वजह से आपका, दिस इज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक आपका इन्फ्लिजिमेब और रितुजिमेब। रितुजिमेब और इन्फ्लिजिमेब जो मेडिसिन आती है, आपके सीरम जो आती है वो सीरम सिकनेस को कॉज करती है अबाउट 1 to 5% ऑफ पेशेंट में ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने की वजह से। राइट, देन ड्रग इंड्यूस कॉजेज, सम ऑफ द ड्रग जो कि ऑफेंडिंग ड्रग होती है लाइक आपका पेनिसिलिन हो गया और अदर मेडिकेशन कैन कॉज, रियरली ट्रिगर करता है आपका सीरम सिकनेस को बाय क्रिएटिंग हेप्टेंस एंड दैट बाइंड टू ह्यूमन प्रोटीन। एक हेप्टेंस का क्रिएट होता है आपका, हेप्टेंस ब्लड सेल्स के लाइक होता है, वो आपके ह्यूमंस में प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है और प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, और जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स उसको प्रोवोक करता है, उसको उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से आपको रिएक्ट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से कॉज करता है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट इज द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, तो दिस इज द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस composed of antigen and antibodies deposit in the tissue initiating pathological reaction। alright, तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी के इस कैटेगरी में आता है, जिसमें क्या होता है, आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपस में कंपोज करते हैं एंटीजन को एंड एंटीबॉडीज को और डिपोजिट हो जाते हैं इन दी टिश्यू में, इनिशिएटेड करते हैं आपके पैथोलॉजिकल रिएक्शन को। राइट, क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आपके आपस में कंपोज करते हैं ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी के साथ और डिपोजिट होते हैं आपके टिश्यू में, आपके ब्लड वेसल्स में, और इनिशिएट करते हैं आपके पैथोलॉजिकल रिएक्शन को। सेकंड इज द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। आप सेकंड में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जब आपका एक्टिवेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लाइक आपका C3A एंड C5 पे ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जो आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करता है, अट्रैक्टिंग न्यूट्रोफिल्स, जिसकी वजह से आपका न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट होता है इन कॉजिंग टिश्यू डैमेज। एक जगह पर आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और जो कि कॉज करते हैं आपके टिश्यू डैमेज को और आपको रिजल्ट में लीड करता है स्वेलिंग वाला। थर्ड वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स डिपोजिट एंड लीड टू वेस्कुलाइटिस, आपका डिपोजिट करता है, वेस्कुलाइटिस करता है, नेफ्राइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, यूजुअली प्रेजेंटिंग कब देखने को मिलता है हमको, 3 weeks आफ्टर एंटीजन एक्सपोज। जब आपका एंटीजन एक्सपोज होता है उसके 3 weeks में, मतलब कि 21 days में हमको ये देखने को मिलता है, नॉट इमीडिएटली। सो दिस इज द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, जो कि हमको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलती है, विद इन कुछ मिनट में। ऑलराइट, साइन एंड सिम्टम क्या है इसके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइन एंड सिम्टम, इसके बहुत सारे मल्टीपल हमको साइन एंड सिम्टम हमको सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो फर्स्ट जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है आपका हाई फीवर होना, हाई ग्रेड आपको फीवर होना, 104 से लेकर के आपका 104 मैक्सिमम और मिनिमम आपका 100 से लेकर 104 हो सकता है। इन फीवर 90% ऑफ केसेस में हमको यहाँ पर फीवर देखने को मिला, हाई ग्रेड फीवर। एंड जॉइंट पेन होना, अर्थ्रेल्जिया होना, अर्थ्रेल्जिया जॉइंट पेन स्पेशली फिंगर में एंड जॉइंट में, राइट, स्पेशली फिंगर में और जॉइंट में आपके पेन होना, जॉइंट पेन होना। प्लूराइटिस अर्टिकेरिया और
मैक्यूलोपेपुलर स्किन रेस, राइट। प्लूराइटिस होना, अर्टिकेरिया आपके छोटे छोटे आपके दाने हो जाना स्किन में, फुंसी फोड़े टाइप के, रेडनेस हो जाना, मैक्यूपेपुलर स्किन में आपके रेसेस हो जाना, रेस होना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस अफेक्टिंग मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट, मोर देन हाफ ऑफ पेशेंट में अर्थराइटिस होता है, जॉइंट पेन होता है, एंड जॉइंट आर फ्रीक्वेंटली टेंडर एंड सोलिंग, जॉइंट में आपका फ्रीक्वेंटली सोलोविंग होना, सोलोन होना, इन्फ्लेमेशन होना और टेंडरनेस होना, ओकेजनली नोजिया एंड वॉमिटिंग और डायरिया भी होना। इसके अलावा आपका लिम्फेडेनोपैथी होना, स्पेशली ऑफ द लिम्फ नोड में आपका स्वेलिंग होना, एनलार्जमेंट होना, जनरल मैलिस होना, मसल्स में आपका पेन होना और सोरनेस होना। नेक्स्ट एडिशनल कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी मैंने बताया, स्वेलिंग होना लिम्फ नोड में, रेयर कॉम्प्लिकेशन लाइक आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन होना आपके नेफ्राइटिस में, ग्लोमेरुलस में, न्यूराइटिस होना, एडिमा ड्यू टू वेस्कुलर लीकेज, वेस्कुलर लीकेज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाना, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एडिमा भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका प्रोटीन्यूरिया होना, स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, हीमेचूरिया हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर कार्डियक आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अदर सिम्टम्स लाइक माइल्ड टू सीवियर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, इवन पेशेंट को आपको शॉक और टेम्परेरी पैरालिसिस भी कॉज कर सकता है, राइट। So this is the common symptom and additional symptom, additional and common symptom क्या हो सकते हैं। तो जो कॉमन सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर, प्लूराइटिस, इसके अलावा ज्वाइंट पेन, ये सारे कॉमन सिम्टम आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका डायग्नोस्टिक क्लिनिकल लैब इवेल्युएशन, राइट, डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन एंड लैब, राइट। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन आप इसमें क्या क्या चीज़ों का आप डायग्नोज करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें का डायग्नोज होना चाहिए। सो हियर इज द एक्सपोजर हिस्ट्री, पेशेंट का एक्सपोजर हिस्ट्री, आइडेंटिफाई रिसेंट कॉन्टेक्ट विद द सीरम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और ऑफेंडिंग ड्रग्स। पेशेंट को आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट से आप पूछेंगे कि इसके पहले आपने कुछ एंटीबॉडीज, कुछ सीरम वगैरह, कुछ आपने वैक्सीन वगैरह तो नहीं लिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑफेंडिंग, कुछ अपने से ड्रग तो नहीं लिया है किसी डॉक्टर के से या कहीं पर भी हेल्थ केयर सेक्टर में, तो आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे ड्रग्स के बारे में, ऑफेंडिंग ड्रग्स हो गया, आपका सीरम हो गया या मोनोक्लोनल जो भी एंटीबॉडीज है वो आप एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लिनिकल साइन, सम ऑफ क्लिनिकल साइन आपको चेक करना है, लुक फॉर दी फीवर हो गया, रेस हो गया एंड अर्थ्रैल्जिया हो गया। अर्थ्रैल्जिया एज पर प्राइमरी सिम्टम में ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी सिम्टम आपका स्किन में फीवर होना, हाई ग्रेड रेसेस होना, प्लूराइटिस होना, अर्थ्रैल्जिया होना, दिस इज द प्राइमरी सिम्टम। इसके अलावा लेबोरेटरी फाइंडिंग जिसमें आप ESR हो गया, CPR हो गया, ये सारे टेस्ट कराएंगे। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, CPR आप टेस्ट कराएंगे। और इसके अलावा आपका एलिवेटेड कंपोनेंट लेवल जिसमें आप देखेंगे लाइक आपका ऑफन लो मिलेगा, लेकिन यूरिन एनालिसिस जब आप करेंगे, यूरिन एनालिसिस में रिवील द रीनल एनवॉल्वमेंट, यदि रीनल का भी एनवॉल्वमेंट है तो इसमें आपका यूरिन एनालिसिस आप कराएंगे तो वहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ऑलराइट। तो RFT टेस्ट भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं, इमीडिएट एक्शन हमको क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप एक्सपोजर बाय द डिसकंटिन्यूइंग द पॉजिटिव एजेंट प्रॉम्प्टली, ऑलराइट। तो जिस भी वजह से आपको हो रहा है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके एक्सपोजर को आपको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना है। जो भी पॉजिटिव एजेंट है उसको आपको स्टॉप करना है, राइट। ऑफेंडिंग किसी ड्रग से हो रहा है, किसी सीरम से हो रहा है, यदि कंटिन्यू चल रही है तो आप उससे लेना बंद करेंगे, इमीडिएट आप उसे स्टॉप करेंगे। एंटीहिस्टामाइन फॉर द रेसेस एंड इचिंग, सिम्टोमेटिक में यदि उसको रेसेस से इचिंग हो रही है तो उसके लिए एंटीहिस्टामाइन प्रोवाइड करेंगे। एंटीहिस्टामाइन नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAIDs जो होती है टू एड्रेस फीवर एंड पेन, जो कि हमारे फीवर को और पेन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। देन नेक्स्ट आपका सीवियर केसेस मैनेजमेंट, इन केस यदि सीवियर केस है तो कैसे हम उसे मैनेज करेंगे, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होंगी। तो देयर इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द प्रिस्क्राइब फॉर इंटेंस सिम्टम और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट,
यदि आपका सिम्टम वो इंटेंस है, सीवियर आपके सिम्टम है, एज वेल आपका ऑर्गन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो डॉक्टर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा आप रिफ्रैक्टरी केसेस, इन केस रिफ्रैक्टरी केसेस में रिक्वायर प्लाज्मा फेरेसिस और आईवीआईजी फॉर इम्यून मॉड्यूलेशन और ऑलराइट। इसके अलावा आपका और भी रिफ्रैक्टरी केसेस हैं, तो उसके लिए आप इसमें मे बी रिक्वायर आपका प्लाज्मा फेरेसिस का रिक्वायरमेंट हो सकता है, आईवीआईसी का भी आपका इम्यून मॉड्यूलेशन के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। अब ऐसे नर्स आपका क्या रोल होगा, ऐसे नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट यू हैव रीनल मॉनिटरिंग। रीनल को आपको मॉनिटर करना है, साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साइन को आपको मॉनिटर करना है टू प्रिवेंट क्रॉनिक किडनी डैमेज थ्रू द यूरिन आउटपुट एंड लैब स्टडीज, राइट। ताकि आपका क्रॉनिकली किडनी आपका डैमेज ना हो, तो कैसे आप मैनेज करेंगे, उसके लिए आप थ्रू द यूरिन आउटपुट, यूरिन स्टडीज के थ्रू आप उसे मैनेज करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई करेंगे साइन ऑफ न्यूराइटिस के बारे में, अर्ली टू मैनेज पोटेंशियल नर्व डेफिसिट, राइट। तो हम इसे अर्ली मैनेज कर सकते हैं, करेंगे तो हम मैनेज कर पाएंगे पोटेंशियली, ताकि नर्व डैमेज होने से हम उसे प्रिवेंट कर पाए, हम उसे रिड्यूस कर पाए। गुड इट। नेक्स्ट हमारा कार्डियक विजिलेंस। कार्डियक विजिलेंस में क्या होगा, वॉच फॉर मायोकार्डियल प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इज पिवोटल, राइट। तो कार्डियक सिम्टम्स भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा, तो कार्डियक के लिए आपको मैनेज करना होगा। सीवियर आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर, तो उसके लिए आपको वॉच करना होगा। पेशेंट को आपको विजिलेंस में, आपको निगरानी में, सुपरविजन में पेशेंट को आपको रखना होगा, और जो भी सिम्टम्स वगैरह है लाइक मायोकार्डाइटिस है, वो आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा, राइट। प्रोग्नोसिस आपका कितना हो रहा है, विद टाइमली ट्रीटमेंट आउटकम एंड जनरली positive, many recover fully as the condition is often self-limiting, alright। with the timely treatment, यदि हम प्रॉपर तरीके से टाइमली हम उसे ट्रीटमेंट करते हैं, टाइम से हम उसे मैनेज कर लेते हैं, तो आउटकम आपका जनरली पॉजिटिव वे में आ सकता है, पेशेंट आपका ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है। मैनी ऑफ बहुत सारे पेशेंट देखे गए हैं कि वो पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं, उनकी जो कंडीशन है ऑफन वो भी, एंड एज द कंडीशन इज ऑफन सेल्फ लिमिटिंग, और खुद से भी जो कंडीशन है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद से भी कुछ चीज़ों को लिमिट कर सकते हैं, ऑलराइट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट दी प्रिवेंशन, कैसे आप इसे प्रिवेंट करेंगे, तो रिड्यूस रिस्क। फर्स्ट वी हैव द, इसकी जो रिस्क है वो रिड्यूस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सीरम सिकनेस इज लेस फ्रीक्वेंट ड्यू टू डिक्रीज यूज ऑफ एनिमल सीरा, राइट। तो जो एनिमल ड्रिवन सीरा है उसकी आज भी बहुत कम इसका यूज हो गया है, तो ये लेस फ्रीक्वेंट होती है, एंड सेफर बायोलॉजिकल प्रैक्टिस अभी हम यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत कम हो सकती है। हम इससे सेफ बायोलॉजिकल प्रैक्टिस का यूज करके भी हम इसे कर सकते हैं, अवेयरनेस की वजह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल अवेयरनेस। हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ ड्रग इंड्यूस सीरम सिकनेस प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन, ऑलराइट। क्लिनिकल अवेयरनेस होनी चाहिए स्टाफ को, जो कि आपको प्रोवाइड करता है, मस्ट रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके अर्ली साइन ऑफ ड्रग को, इंड्यूस सीरम को, भी सिकनेस उसको हो रही है, प्रॉम्प्टली उसको रिकॉग्नाइज करना इंटरवेंशन को, और उसके अकॉर्डिंग जल्दी से उसे इंटरवेंशन देना। अगला सपोर्टिव केयर फोकस ऑन मैनेजिंग इन्फ्लेमेशन, लाइक आपका इन्फ्लेमेशन है, इसके अलावा आपका जो भी थेरेपीज वगैरह इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्टिव थेरेपी आप पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसको रिड्यूस हो पाए। आप साइकोलॉजिकल थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं टू मिनिमाइज एडवर्स आउटकम एंड इम्प्रूव रिकवरी, और एडवर्स उसके इफेक्ट ना हो एडवर्स, और ताकि वो रिकवरी भी कर पाए, अपनी कंडीशन से वो इम्प्रूव कर पाए, ऑलराइट। सो आज के क्लास में फिलहाल इतने। दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड लेट्स क्विकली सम अप इट। तो हमने यहाँ पर सीरम सिकनेस के बारे में देखा। सीरम सिकनेस क्या होता है, सीरम सिकनेस आपका जो एनिमल सीरा होता है उसको आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की वजह से, इंट्रोड्यूस करने की वजह से होता है। हालांकि अभी ये कम हो गया, पर पहले की कंडीशन में हिस्टोरियोलॉजिकली जो एनिमल के प्रोटीन से जो सीरा बनती थी
उन सीरम को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देते थे, जिसकी वजह से आपको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता था, इम्यून आपका रिस्पॉन्स रिएक्शन होता था, जिसकी में आपका आईजीएम हो गया, आईजीई हो गया, इनका फॉर्मेशन होता था। और जो फॉर्मेशन होने के बाद आपस में कॉम्प्लेक्सिटी बनने के बाद ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी बॉल्स से आकर के चिपक जाते थे और आपके सर्कुलेशन में वहाँ पर प्रॉब्लम कॉज होती थी। आपस में आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको एक्यूमुलेट करते थे, जिसकी वजह से आपको वेस्कुलर में आपका स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, रेसेस होना, प्लूराइटिस होना, ये सारे सिम्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते थे, राइट। सो हालांकि सर्टेन ऑफेंडिंग ड्रग की वजह से भी हो सकता था। इसके बाद हमने देखा किस किस रीजन से होता है, तो एनिमल ड्रिवन एंड एंटीसीरा की वजह से होता था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन की वजह से होता था, लाइक आपका इन्फ्लिजिव मेडिकेशन हो गया, रितुजिमेब हो गया, तो इसकी वजह से हमको ये होने के चांसेस होते हैं। राइट, कुछ आपका इंड्यूस ड्रग इंड्यूस मतलब कि जो पेनिसिलिन वगैरह हो गया या हाई ऑफेंडिंग ड्रग होती है उसकी वजह से भी ये हो जाता है, जो कि प्रोवोक करता है आपके प्रोटीन्स को। राइट, एंड इसके बाद हमने पैथोलॉजी के बारे में देखा जाना। साइन एंड सिम्टम जो कि कॉमन सिम्टम होता है, हाई ग्रेड फीवर होना, 104 आपका हाई ग्रेड फीवर होना 90% केसेस में, ज्वाइंट पेन होना, प्लूराइटिस, अर्टिकेरिया, रेसेस होना, ये दिस इज द मेन सिम्टम। इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी होना, नेफ्राइटिस होना, इसके अलावा आपका इन्फ्लामेशन होना, वेस्कुलर लीकेज होने की वजह से एडिमा होना। डायग्नोस्टिक आपका एक्सपोजर हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना, क्लिनिकल साइन लाइक फीवर, रेसेस, अर्थराइल्जिया के बारे में देखना, लेबोरेटरी फाइंडिंग कराना, ईएसआर और सीपीआर स्पेशली। इसके अलावा यूरिन का इन्वॉल्वमेंट है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो यूरिन एनालिसिस भी आप करा सकते हैं, जो कि आपका रिवील करेगा, फाइंड आउट करेगा कि नेफ्राइटिस तो नहीं है। ट्रीटमेंट में आपका इमीडिएट एक्शन एंटी हिस्टामिन टैबलेट फॉर रेसेस और लाइक आपका ईचिंग के लिए, नॉन स्टेरॉइड फॉर आपका फीवर, इन्फ्लेमेशन और पेन के लिए। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड सम सीवियर केसेस में, एंड सम ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट, रीनल को मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट को। इसके अलावा कुछ भी साइन हो रहा है उसको मॉनिटर करना है, यूरिन एनालिसिस एंड आउटपुट को स्टडी करना है। न्यूरोलॉजिकल साइन को, न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व तो नहीं हो रहा है, डेफिशिएट नर्व डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, तो उसको पोटेंशियली हो सकता है, उसको आपको मैनेज करना है, उसको आपको मतलब एनालाइज करना है, कार्डियक विजिलेंस में रखना है, निगरानी में रखना है, मॉनिटर करना है कार्डियक को, मायोकार्डाइटिस को। प्रोग्नोसिस कितना हो रहा है पेशेंट का वो भी आपको मॉनिटर करना है। प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे, तो हम रिड्यूस करेंगे सीरम सिकनेस को, ऑफेंडिंग ड्रग को, एनिमल ड्रिवन एंटी सीरा को हम, और सेफ बायोलॉजिकल प्रैक्टिस करेंगे, क्लिनिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे, ऑफेंडिंग ड्रग वगैरह को कम देंगे, जो कि अवॉइड करेंगे। इसके अलावा सपोर्टिव केयर लाइक इन्फ्लेमेशन को मैनेज करना, थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करना पेशेंट को, साइकोलॉजिकल और नॉर्मल। ऑलराइट, तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।